हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे। सो फ्रेंड्स, आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एचपी पटवारी एग्जाम के लिए अभ्यास सीरीज 1.0। राइट। तो जैसे मुझे बहुत सारे कमेंट भी थे कि सर आप यूट्यूब के ऊपर ये फ्री बैच लेके आइए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक कोचिंग या जो पेड कोर्स होते हैं। देखो, अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ, अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हो और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, जैसे संपूर्ण हिंदी है, कुछ मॉक टेस्ट मैंने एचपी पुलिस के लिए दिए हुए हैं, तो मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आप 101% जितने भी नंबर का, मान लो आपको 20 नंबर का अगर आपको हिंदी पूछी जाएगी तो 20 में से 20 लेके आओगे। ये क्यों बोल रहा हूँ? एचपी पुलिस में भी मैंने प्रिपरेशन करवाई थी बच्चों को, तो बहुत सारे मुझे मैसेज थे कि सर हम 20 में से हमने 20 ऑब्टेन किए हैं। राइट। तो ये आपके लिए बताना जरूरी था। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको एक अपडेट और देना चाहूँगा कि अगर आप पटवारी के साथ में जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो, या आप जेओए की तैयारी कर रहे हो, टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट उस लेवल तक के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और जिसमें हिंदी पूछी जानी है, तो अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हो ना, तो मैं 500% श्योर हूँ आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले जो भी नए स्टूडेंट हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड बूस्टर स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन होगा उसे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि इसी तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रहेंगी उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन रहने वाला है, क्वेश्चन है हिंदी व्याकरण में कारक की विभक्तियों के भेद हैं। कारक की विभक्तियों विभक्तियों हैं यहाँ पे, ठीक है। कारक, अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर कारक होता क्या है। ये कारक क्या बीमारी है? ये बीमारी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है, आपको 1 से 2 नंबर देके जाएगा, ठीक है। देखो, कारक क्या होता है भाई? कारक मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया, मतलब क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ दे। समझ रहे हो मेरी बात को? जो शब्द क्रिया को संज्ञा व या सर्वनाम से जोड़ दे, मतलब यहाँ पे तो भेद पूछे गए ना आपको, तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 8 क्या होते हैं? विभक्तियां। 8 विभक्ति होती है। कौन कौन सी होती हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। पहले परिभाषा जानते हैं कि कारक होता क्या है भाई। कारक जैसे मैंने बताया कि ऐसा शब्द जो क्रिया को संज्ञा या सर्वनाम से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं? हम उसको कारक बोलते हैं। देखो, इतना सा समझ लेना आपको वैसे जरूरी है। और अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है इस चीज के बारे में तो आप संपूर्ण हिंदी की प्लेलिस्ट बनी है, वहां पे जाइएगा, वहां पे बहुत ही डिटेल में मैंने बहुत सारी टॉपिक के ऊपर समझाया है। राइट। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो 8 हमारे जो कारक विभक्ति है वो कौन कौन सी है। जैसे यहाँ पे कर्ता, कर्म, राइट, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। अब देखो, आपने बहुत बार ये पढ़ा भी होगा और आपने जहां से पढ़ा होगा वहां पे आपको बताया भी गया होगा कि जैसे इसको हम ऐसे पढ़ते कि कर्ता ने कर्म को कर्ण से, राइट, संप्रदान के लिए, समझ रहे हो, यहाँ पे अपादान से, या इसको अलग या पास होने का संबंध भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। यहाँ पे चीजें होती हैं। और संबंध में अगर मैं बात करूं तो जैसे का, की, समझ रहे हो, इस तरह से आता है, मतलब जैसे रा, री, रे, ये सारी चीजें होती हैं। और अधिकरण की अगर मैं बात करूं तो उसमें आता है, अधिकरण में होता है जैसे में, पर, जब ऐसी मतलब वाक्य में इन शब्दों को जब प्रयोग होता है। और संबोधन का पता होता है जैसे हे, अरे, अरे, हुर्रा, हुर्रा। और साथ में एक आपने वो बड़ा मीम चला था ना कि ओम्फो धराटे काट रही है, जो ओम्फो है ना वो क्या आएगा यहाँ पे? देखो, अब आपको ना हिंदी हम पूरा उसमें लेके समझाएंगे, ठीक है। ओम्फो, ये जो ओम्फो है ना, ओम्फो, ओम्फो है ना, वो संबोधन है। समझ रहे हो? आई होप समझे होंगे यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अइया किस वर्ग का व्यंजन है? अइया, अइया किस वर्ग का व्यंजन है भाई? एक तो वर्ग भी पूछा गया आपसे, और दूसरे आप ये भी, मतलब इसको वर्ग भी बोल सकते हैं वैसे, कि कंठ्य है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ये दंत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जाएगा, तालव्य है। क्यों? च, छ, ज, झ, अइया, च वर्ग के जितने भी व्यंजन है वो क्या होते हैं? तालव्य हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो, मैंने ना बेसिक की बहुत ही एडवांस में मैंने जो है बेसिक की वीडियो दी है। एक ना हमारी प्लेलिस्ट है संपूर्ण हिंदी, ठीक है। जब या तो मैं आई बटन में भी उसका लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे जो ऊपर आपको आई बटन है यहाँ पे भी आ सकते हैं आपको वीडियो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक डालूंगा। वैसे आप इसके बाद ना विजिट करना, वहाँ पे गो थ्रू कीजिएगा एक बार, जब आप वीडियो को पूरा कर लेंगे उसके बाद गो थ्रू करना है चैनल के ऊपर। वहाँ पे संपूर्ण हिंदी की एक प्ले लिस्ट बनी है, उसमें मैंने ना वर्णमाला को इतने प्यारे तरीके से करवाया हुआ है ना, मैं 500% श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता अगर आप वहाँ पे जाके
जो टॉपिक हैं उनको अगर आप अच्छे से समझ लेते हो। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि अ और आ में क्या अंतर है? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, आप बोलेंगे सर ये तो नया ही आपने ये किस तरह से लिखा हुआ है? देखो इस प्रेजेंटेशन में ना यहाँ पे आधा क जो इस तरह से उठाता नहीं है। मैं कोशिश करूँगा अगली बार मैं इसको सही करूँ, बट मैंने आपको पहले भी इस चीज़ के बारे में बताया था। देखो ये भी यहाँ से भी एक समझने वाली चीज़ है। अगर आपने समझना हो, नेगेटिव नहीं लेना हो ना मैं किसी भी चीज़ को, पॉजिटिविटी में जाना तो बहुत सारी चीज़ आती है। क्या? सर आपने बताया था कि जैसे कोई भी हमारा व्यंजन है ना, क, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, ड, अगर इनके साथ हलंत होता है ना तो सर अब ये व्यंजन नहीं है, मतलब पूर्ण रूप से व्यंजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके साथ स्वर नहीं होता है। जब जब किसी भी वर्ण के साथ उसके पैर में हलंत हो तो उसके साथ, इसका मतलब है उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा है। स्वर कौन-सा है भाई? अ जुड़ता है ना। मैंने क्या कहा था कि क है ना, क के पैर में हलंत है। अगर इसको हम इसमें जब सुर जुड़ जाएगा ना तो ये पूरा क्या बन जाएगा? क, तब पूरा क बनेगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो क्या लिखा हुआ है वैसे ये भी ठीक है, मतलब भाषा की दृष्टि तो ठीक है। अगर इस तरह से भी आता है वो भी सही होगा, ठीक है? तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। देन देखो इससे बहुत अच्छी चीज़ समझ ली हमने, राइट? अब इसने बोला कि भाई और आ में क्या अंतर है? छोटा आ और बड़े आ में क्या अंतर है? पहला है कि पहला दीर्घ है। मतलब इसको बोल रहा है कि दीर्घ है। भाई नहीं, ये दीर्घ का कैसे हो गया? दीर्घ तो होगा ही नहीं है। क्यों नहीं होगा? ये बहुत ही डिटेल में मैंने उधर वीडियो में बताया हुआ है वैसे आपको, पर चलो इधर भी डिस्कस कर लेंगे। दूसरा मतलब अगर है, नहीं, ये जो दूसरा है बड़ा ये तो, जबकि ये क्या है? जो ये है ना हमारा, बड़ा है ना जो, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ मतलब लंबा, ठीक है? और अगर का मतलब क्या होता है कि जो जीभ के अगले भाग से बोला जाए, जैसे पहला मध्य है व दूसरा दीर्घ स्वर है। अब देखो को ना हम जो है उसको हम मध्य स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मध्य स्वर। समझ रहे हो मेरी बात को? ये आपने ध्यान रखना है कि जो है ना हमारा, क्या है? हमारा मध्य स्वर भी है, इसको हम मध्य स्वर भी बोलते हैं। और साथ में जो दूसरा जो है वो दीर्घ है, क्योंकि बड़ा है भाई, तो ये दीर्घ स्वर का आएगा। और पहला संयुक्त है, ये भी गलत होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, तो थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ ताकि समझने में आपको आसानी हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी पे चलेंगे। ऑप्शन नंबर पहला मध्य है व दूसरा दीर्घ है। देखो एक क्वेश्चन में हम ना कम से कम 5 क्वेश्चन करेंगे। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं इसी तरह से पढ़ाता हूँ। मैंने एचपी पुलिस के लिए भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है? तो वहाँ पे बच्चों ने 20 में से 20 लेके आए थे बच्चे, दोबारा कह रहा हूँ। क्यों? ताकि आपको इस चीज़ से कोई मतलब जो है ऐसा ना लगे कि सर एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम दे रहे हैं। समझ रहे हो? एक क्वेश्चन में अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हो, आपके लिए ये ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है हिंदी व्याकरण में कारक की संख्या। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। और जितने भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। या तो आप रेलवे ले लीजिए, एसएससी में अगर कोई एग्जाम ऐसे हैं जिनमें हिंदी पूछ जाती है, एसएससी जीडी, ये सभी जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चन है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो भाई ये बोल रहा है कि किशोरी दास वाजपेयी के मत के अनुसार कितनी मानी जाती है, कारक की संख्या कितनी मानी जाती है? मैंने आपको विभक्तियों बारे में बताया ना पहले कि विभक्तियां कितने टाइप की हैं, मतलब। बट किशोरीदास जी क्या बोलते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका जो है वो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा इसमें? 6, इसमें 6 तरीके से जो है किशोरी वाजपेयी के मत के अनुसार जो है वो 6 प्रकार के जो है क्या है, जो कारक हैं उनकी संख्या जो है वो 6 प्रकार की रखी गई है। आशा करता हूँ समझे होंगे। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है ड मतलब वर्ण का उच्चारण स्थान है। अब देखो इसमें भी वैसे बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, और एग्जाम में कई बार हम जल्दबाजी में ना एक जैसे एक है ट, ठ, ड, ढ, ऐसे भी है ना एक ये, बट इसमें जो है क्या है, इसको हम क का मतलब क वर्ग का अंतिम, क वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है? ये है भाई। तो इसका जो उच्चारण स्थान क्या होगा? क का उच्चारण स्थान क्या है भाई? कंठ होता है, तो इसका भी यही होगा। तो ये अंत में आता है, यहाँ पे आता है भाई ये क, ख, ग, घ, और अंतिम अंतिम जो वर्ण है हमारा, पंचम जिसको हम बोलते हैं, समझ रहे हो? तो ये है हमारा। आशा करता हूँ ये आप समझे होंगे। इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना आपको, ये जो ये है और ये है इसमें अंतर है। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? अब स्वर के बारे में पूछ रहा है भाई, बोल रहा है कि बड़ा ऊ जो है ना वो किस प्रकार का स्वर है? ह्रस्व स्वर है, दीर्घ स्वर है, प्लुत स्वर है, ये संयुक्त स्वर है? अब देखो बेसिक की क्लासेस में मैंने बहुत अच्छे से, चलो यहाँ पे भी थोड़ा बता बता देता हूँ, नए बच्चे भी हमारे साथ जुड़े होंगे। देखो बड़ा ऊ की अगर मैं बात करूँ
तो इसका जो वैसे करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। दीर्घ स्वर में आता है। क्यों आता है मैंने बताया था आपको कि जो दीर्घ स्वर होते हैं ना उनको लंबा ज़्यादा समय लगता है उनको बोलने के लिए भी। अब देखो उच्चारण के अब स्वर भी ना बहुत सारे मतलब स्वर स्वर जो है वो 3-4 प्रकार से हैं। जैसे जीभ के आधार पर अलग हैं, उच्चारण काल के आधार पर अलग है। देखो जीभ के आधार पर अलग है। जीभ के आधार पर क्या-क्या आते हैं थोड़ा-सा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि अग्र स्वर जो होते हैं और मध्य स्वर जो होते हैं और साथ में इसमें जो पश्च स्वर होते हैं, ठीक है? ये आते हैं जीभ के उसमें, ठीक है? अब उच्चारण के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो उच्चारण के उसमें जो है कौन-कौन से थे? एक ह्रस्व सॉरी और यहाँ पे एक दूसरा आ जाएगा आपका दीर्घ स्वर, ठीक है? इस तरह से हो गए, ये उच्चारण के उसमें से हो गए, राइट? देन नेक्स्ट जो हमारा वो है उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूँ भाई, उत्पत्ति बहुत ही मैंने डिटेल में बताया हुआ बेटा ये, बहुत डिटेल में बताया हुआ मैंने बेसिक क्लास में। आपको संपूर्ण हिंदी की क्लास में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आप जो है जितने भी टॉपिक हैं उनको अच्छे से समझ सकते हो, राइट? देन उत्पत्ति के आधार पर अगर मैं बात करूँ तो जैसे मूल स्वर, अब मूल स्वर क्या होते हैं? मूल स्वर में आते हैं बेटा जैसे अ हो गया, राइट? ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, है ना? और इसमें री भी आता है। अब देखो मूल क्यों बोलते हैं इनको? देखो ये जो ये स्वर है ना, ये इस स्वर से ही आगे जितने भी स्वर बने हुए हैं वो बने हैं। जैसे मान लो ई है, अब बड़े ई की मैं अगर बात करूँ तो बड़ा ई कैसे बना? ई प्लस ई सॉरी छोटा ई, 2 ई को मिलके बना बड़ा ई। तो मतलब मूल स्वर कौन-सा हुआ? यही हुआ ना, समझने के लिए भी आसानी है। आशा करता हूँ समझे होंगे आप, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें मूल स्वर आ गया, उत्पत्ति के उसमें मूल स्वर आ गया और एक संधि गुरु स्वर होते हैं, वो मूल दीर्घ स्वर, इतना आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है? और अंतिम अगर मैं बात करूँ तो होठ के मतलब ओष्ठ, होंठों के आधार के ऊपर, मतलब स्थिति के आधार के ऊपर। तो एक आवृत्तिमुखी और एक वृत्तमुखी। मतलब जब हम इनका उच्चारण करते हैं ना तो हमारे जो होंठ है वो आकृति लेते हैं। जैसे वृत्तमुखी कौन-कौन से हैं? अगर मैं जैसे वृत्त जैसे मतलब जो है वृत्त की तरह हमारे जो होंठ हैं वो आकृति ले लेते हैं। कैसे? जैसे ऊ बोलते हैं हम तो ऊ, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, राइट? जैसे हो गया, बड़ा मतलब जैसे औरत, ये हो गया। ये जो हमारे स्वर है ना कौन से? ये 4 जो मैंने बताए ये हमारे वृत्तमुखी है। और जो हमारे आवृत्तिमुखी मतलब जब हम उनका उच्चारण करते हैं और हमारा जो मुख है वो बाहर की तरफ होंठ जो हैं वो बाहर की तरफ खुलते हैं, मतलब खुल जाते हैं होंठ। आवृत्तिमुखी समझ रहे हो? तो जो भी बचते हैं वो आवृत्तिमुखी है। जैसे मान लो अ हो गया, बड़ा आ हो गया, ई हो गया, बड़ी ई हो गया, ए हो गया और री हो गया। आप उच्चारण करके देख सकते हो वैसे। आशा करता हूँ समझे होंगे। देखो इतनी डिटेल में आपको कोई भी समझाने वाला नहीं है भाई, ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ, राइट? तो आपने ना बहुत ही ध्यान से आपने जो है वीडियो को देखना है और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को जितना हो सकता है। अपने जो कलीग हैं, फ्रेंड है, जितने भी जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं ताकि उनको भी इससे हेल्प मिल सके, राइट? देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है सही बर्तनी चुननी है भैया आपने। देखो यहाँ पे लिखा गया कुर्सी, 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 कुर्सी। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। ये तो बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है सूर्योदय में कौन-सी संधि है? अब देखो संधि भी अगर आपने पढ़नी है ना बेटा, एक तो पहले तो ऐसा होता था कि भाई संधि से अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ जाता था। अब इस तरह से हुआ था कि भाई संधि के प्रकार बताओ कि अयादि संधि है, दीर्घ संधि है, यण संधि है, गुणस्वर संधि है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी संधि पढ़ेंगे ना आप, तो संधि का आपको जो जितने भी प्रकार की संधि होती हैं, उनकी परिभाषाएँ भी पता होनी चाहिए और आपको जो है मतलब जो भी शब्द बनते हैं उनके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। अब देखो संधि की मैंने वीडियो नहीं डाली है डिटेल में संपूर्ण की हिंदी में और बहुत ही जल्द मैं आपको जो है एक बेसिक की क्लास लेके आऊँगा संधि को लेके। आप अभी तक फिलहाल इतना समझ लीजिए कि सूर्योदय में अगर मैं बात करूँ ना बेटा, तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। गुण स्वर संधि है इसमें। गुण स्वर संधि कैसे है? अब देखो थोड़ा-सा बहुत ही मतलब थोड़ा-सा बताऊँगा मैं आपको और उसके बाद हम डिटेल में फिर वीडियो में डिस्कस करेंगे जब मैं वीडियो लेके आऊँगा। देखो गुण स्वर संधि का मतलब हुआ कि सूर्योदय। अब देखो यहाँ पे क्या है ना बेटा, यहाँ पे प्रथम वर्ण का जो सूर्य है ना, प्रथम वर्ण का देन अंतिम वर्ण का क्या? उ। समझ रहे हो? जब ये मिलेंगे ना तो ये क्या बनेंगे? ये बनेंगे। बनेगा इसका। क्या बनेगा बेटा? जैसे सूर्यो यो बना ना यहाँ पे, ये सूर्यो उदय तब बना। अब देखो इसमें डिटेल में वीडियो में ही मैं समझा पाऊँगा आपको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएँगे। क्वेश्चन नंबर 9 है सफल का विलोम क्या होगा? क्या है? असफल, निष्क्रिय, अपूर्ण या विफलता? अब देखो इसका करेक्ट आंसर बहुत ईज़ी है, असफल ही हो जाएगा। अब तो थोड़ी-सी मैं एक बात बताता हूँ आपको। जब भी हम विलोम शब्द पढ़ते हैं तो मैंने आपको मतलब जैसे एचपी पुलिस के लिए जब तैयारी करवाई थी तब भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी। बताया था जो पुराने स्टूडेंट होंगे उन्हें पता होगा कि जो हमारा क्या होता है? जो हमारा एक शब्द है ना, वर्ण है ना, वो क्या करता है उपसर्ग है। अगर मैं उपसर्ग की बात करूँ, उपसर्ग होते हैं जो आगे लगते हैं। समझ रहे हो? कोई भी शब्द है जिसके आगे यहाँ पे जब लगेगा वो उपसर्ग है और यहाँ पीछे जो लगता है वो
प्रत्यय होता है। जैसे मान लो सफल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सफल है, सफल के आगे हम अ लगा दिया हमने, तो ये जो अ है ना, ये क्या बना, ये उपसर्ग है, समझ रहे हो, और जो पीछे लगता है वो प्रत्यय होता है। अब देखो अ एक ऐसा उपसर्ग है ना भाई, वो हर एक चीज को नकारात्मक ले जाता है, हर एक चीज को। जैसे मान लो यहाँ पे भिखारी लिखता हूं मैं, भिखारी शब्द कौन कौन से थे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, समझ रहे हो। अब भिखारी, अगर मैं इसमें अ ऐड कर देता हूं ना बेटा, तो अ जो उपसर्ग है ना, वो उसका सेंस ही उल्टा कर देगा, वो नकारात्मक कर देगा उसको, ठीक है, तो नेगेटिव कर देगा, जो अगर आप ऐसे समझ पाए तो देखो अभिकारी मतलब इससे उल्टे हो गए, फिर जो वो नहीं है, कौन, संज्ञा सर्वनाम विशेषण नहीं है। तो आप समझ पा रहे हैं कि अ एक ऐसा उपसर्ग है जो विलोम कर देता है चीजों को, उल्टा कर देता है चीजों को। आशा करता हूं समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है हमारा, अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। अब देखो पावक, अनल, ज्वाला, कुटनी। अब देखो यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे एक मतलब मिस्टेक करते हैं, इतना मैंने सीखा हुआ है, राइट, कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हम हड़बड़ाहट में हमें क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। देखो यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है कि भाई जो नहीं है, इसका मतलब है कि तीन, अगर चार ऑप्शन है हमारे पास और हमारे से पूछा कि नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, जो तीन ऑप्शन होंगे वो होंगे और जो चौथा होगा वो नहीं होगा, और वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो पावक, अनल, ज्वाला, ये तीनों ही अग्नि के पर्यायवाची हैं, समझ लो। तो कुटनी क्या है, ये पर्यायवाची नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, करेक्ट आंसर यही है, इसने नहीं पूछा था, तो करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपने समझना, और यहाँ से आप ये भी समझ सकते हो, पावक, अनल, ज्वाला, ये आपको पता चल गया है कि ये अग्नि के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन से दो एकार्थी हैं, एकार्थी जिनका एक जैसा अर्थ हो, समझ रहे हो मेरी बात को, एकार्थी। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो संपूर्ण हिंदी, अगर आपको ढूंढने में भी परेशानी हो रही है तो आप ऐसा डालिए कि संपूर्ण हिंदी प्लेलिस्ट बाय माइंड बूस्टर स्टडी। क्या डालना है, बाय माइंड बूस्टर स्टडी। अगर आप ये भी डाल लेते हैं ना, तो आपको ओपन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन की तरफ आएंगे। एक अर्थ ही आपको पता है जो मैंने बताया कि एक जैसा अर्थ। ऑप्शन नंबर ए है आपके पास शरीर और देह, देन बी है अग्नि जल और पवन पृथ्वी, देन समय संधि। अब देखो एक जैसा अर्थ, अगर अग्नि और जल की बात करूं तो ये तो दोनों ही विपरीत, मतलब विपरीत नहीं मैं बोल सकता हूं उनको, बट ये दोनों ही अलग अलग शब्द है, समझो। पवन और पृथ्वी, पवन माने हवा, पृथ्वी माने धरा, तो ये भी अलग है। समय और संधि, संधि और समय का तो कोई तालमेल नहीं है, मतलब ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। अब शरीर और देह बिल्कुल सही है, ये एक अर्थक है। कैसे, देखो अगर आपने पढ़ा हो ना कहीं, तो वो ऐसा कहीं मैंने मतलब कुछ कविताएं ऐसी भी थी ना जिसमें ऐसा लिखा होता कि देह, देह को तो तुम काबू कर लोगे, पर मेरी मानसिकता को, मेरी चेतना को काबू नहीं कर पाओगे। चेतना समझते हो क्या होता है, चेतना, तो मतलब देह को काबू कर लोगे पर चेतना को काबू नहीं कर पाओगे ना, तो मतलब देह शरीर से ही संबंधित है, तो ये एक अर्थ ही है। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, नयन किस अर्थ में नहीं आता। जो नयन शब्द है ना हमारा, ये पर्टिकुलर शब्द है, बोल रहा है जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किस अर्थ में नहीं लेते हम इसका जो अर्थ है। आंख, आंख को वही नयन बोलते हैं, सही है। दृष्टि, बेवकूफ बोलते हैं। रक्षक, नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ा सा चलो होल्ड करते हैं। देखने वाला, देखो देखने वाला, दृष्टि, आंख, ये तीनों इसके अर्थ में लिए जाता है, इनको नहीं लिए जाता, वो रक्षक है। रक्षक का मतलब वो रक्षा करने वाला, रक्षा करने वाला। तो आंख से और नैन से तो इसका कोई संबंध ही नहीं है दूर दूर तक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा हो। देखो आपको वीडियो कैसा लगा है और लग रहा है वो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। मैं वेट करूंगा, मैं बहुत बेसब्री से इंतजार करूंगा आपके कमेंट का, राइट। देन अगर अभी तक फिर से बोल रहा हूँ, अगर लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। आपका जो लाइक है ना, वो आपकी अटेंडेंस बताता है हमें कि हाँ आपने वीडियो देख लिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द जो जल्दी क्रोधित हो, जो जल्दी क्रोधित हो। देखो यहाँ पे भी आप जल्दी इस तरह से लिखा गया है, ल के पैर में हलंत है थी ऐसे, तो आपने ऐसा सोचना है कि ये गलत है, नहीं। मैंने आपको पहले बताया, जब भी किसी वर्ण के पैर में हलंत होता है तो इसका मतलब उसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ, वो आधा है, तो आधा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, समझ रहे हो मेरी बात को, ऐसे भी लिख, सॉरी, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे, तो यही मतलब है इसका भी, समझ रहे हो। देखो गंभीर, क्रोधी, चंचल, उतावला। गंभीर तो नहीं होगा कि जल्दी से क्रोधित हो जाए, वो गंभीर तो नहीं होगा। क्रोधी, क्रोधी मतलब जल्दी से क्रोधी। देखो क्रोधी और जल्दी से क्रोधी होने का मतलब ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हो। देन यहाँ पे चंचल, उतावला, इसका करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंचल, मतलब जो जल्दी क्रोधित हो जाए उसको क्या बोलते हैं हम, चंचल। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, शोकाकुल किस समास का उदाहरण है। अब देखो समास से आपको यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, किस समास से है। तो देखो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।
तत्पुरुष। अब तत्पुरुष क्या होता है, अगर ये आपको पता नहीं तो समास संपूर्ण हिंदी में मैं फिर से बोल रहा हूँ, वहां जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी अभ्यास सीरीज है और यहाँ पे हम इतना ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर पाएंगे बहुत सारी चीजों को। पर चलो खैर, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तत्पुरुष का मतलब होता है जिसका उत्तर पद, मतलब प्रथम पद, उत्तर पद क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो। ठीक है, जैसे मान यहाँ पे देखो शोकाकुल, तो शोक क्या है, इसका प्रधान। शोकाकुल किस समास का उदाहरण है, वो हमारा तत्पुरुष है। इसका शोक उत्तर पद प्रधान हो इसका, तो क्या प्रधान है ना, तो ये आपका करेक्ट आंसर जाएगा। अब देखो इसमें ना अगर आपको डाउट है अभी भी कुछ कारक को लेके, समास को लेके, तो फिर मुझे आप कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं एक डिटेल में फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा, अगर वहां पे आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, तो यहाँ पे हम सिर्फ अभ्यास करेंगे चीजों को लेके। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोलता है भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय अप्रत्यय। भाई प्रत्यय के बारे में मैंने बताया आपको कि प्रत्यय क्या होते हैं, और उपसर्ग, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होते हैं। कोई भी शब्द है यहाँ पे, जो पूरा शब्द है, इसके पीछे जिस शब्द को जोड़ के एक मतलब सार्थक शब्द बनेगा, समझ रहे मेरी बात को, सॉरी, सार्थक शब्द बनेगा, वो प्रत्यय। उपसर्ग मतलब जो आगे जुड़ेगा। अब देखो ये बोला भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, मतलब भिक्षुक शब्द में प्रत्यय। अब देखो एक और बात बताता हूं मैं आपको, बहुत ही मजेदार इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या, जब भी आपने प्रत्यय और उपसर्ग को ढूंढना होता है ना बेटा, तो एक मतलब जैसे भिक्षुक लिखा हुआ ना यहाँ पे, तो भिक्षुक यहाँ पे लिखा हुआ भिक्षुक, जब भी आप किसी उपसर्ग या प्रत्यय को अलग करते हो ना, तो जो शब्द आपके पास बचता है, समझ रहे हो, जैसे मान लो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उक, उक इसमें क्या लगा हुआ है, उक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, तब बना है भिक्षुक, ये लगी ना मात्रा, तो उक। अब देखो भिक्षु, भिक्षुक मतलब उक को जब हमने साइड में किया, तो जो शब्द बचेगा ना वो एक सार्थक शब्द होना चाहिए। सार्थक का मतलब है उसका एक सेंस होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे भिक्स, भिक्षु की मैं बात करूं या भिक्स की मैं बात करूं, तो वो एक शब्द है, समझ रहे हो मेरी बात को, तो उसको मतलब एक सार्थक शब्द है वो। जैसे मान लो अभिकारी से ले लेता हूं, अभिकारी, यहां पे मैंने उपसर्ग जोड़ा है हमने जब उपसर्ग को मैं अलग कर दूंगा, तो जो बाकी जो मतलब जो शब्द बच रहा है जो, तो वो क्या बच रहा है, वो विकारी शब्द बच रहा है। और विकारी एक सार्थक शब्द है, मतलब इसकी कोई एक सेंस है। ऐसा नहीं है कि मान लो यहाँ पे बिक बचा होता, बिक बचा होता, लो, तो ये गलत होगा फिर। तो उस तरह से भी आपको प्रत्यय या जैसे उपसर्ग है उनको ढूंढने में आसानी होती है, अगर आपने ये चीजें समझी हो पहले। आशा करता हूँ समझे होंगे आप। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी है भाई। सुई, सभा, सड़क, समुदाय, इनमें से कोई नहीं। देखो सुई अगर मैं बात करूँ स्त्रीलिंग में आता है, सभा की अगर मैं बात करूँ तो वो स्त्रीलिंग में जाता है, सड़क की मैं अगर बात करूँ भाई स्त्रीलिंग में जाता है, समुदाय की अगर बात, यस ये आपका पुल्लिंग है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कोई नहीं है, कुछ नहीं है, राइट। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो आपके जो मैंने क्वेश्चन लिए हो ना, वो प्रीवियस ईयर जो आपको जैसे एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए ना हिंदी के, जिन जिन टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं से लिए हूँ मैंने। आप बेफिक्र रहिए, इसी तरह से आपको जो पूछा जाएगा, लिंग भी पूछे गए वहाँ पे, और वहाँ पे जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, प्रविशेषण, समझ रहे हो, शुद्ध वर्तनी, और वहाँ पे मुहावरे, लोकितियाँ, और आपका जैसे कुछ कुछ आपको जो है वो हिंदी का जो इतिहास है ना उससे लेके भी आपको कुछ क्वेश्चन डले हुए हैं वहाँ पे। तो आप बेफिक्र रहिए, आप बस पढ़ते जाइए, राइट। क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि संचालक किस लिंग का शब्द है, मतलब कौन सा जो लिंग है संचालक किस लिंग का है, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, द्विलिंग में, या विशेषण है। देखो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया यहाँ पे ना, ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, तो चलो ठीक है इसको गलती मानो। संचालक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, द्विलिंग है, करेक्ट आंसर क्या जाएगा इसका। संचालक का क्या मतलब होता है, किसी को चलाने वाला, समझ लो मेरी बात को। संचालक जो चला रहा है किसी चीज को, जो ओनर है किसी चीज का, मतलब उस टाइम पे, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर जाएगा, पुल्लिंग, ये पुल्लिंग है। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। शिक्षा किस प्रकार की संज्ञा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, आपको मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए माने आप कमेंट करेंगे मुझे, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अभी कमेंट कीजिए आप इसको, 1 सेकंड 2 सेकंड लगेंगे आपको, कि आप बताना है आपने कि ये क्वेश्चन कैसे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऐसे लिखना है आपने पहले इधर, क्वेश्चन नंबर 18 का ABC वट एवर, मतलब सॉरी जो भी है, समझ लो। देन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आप किस सर्वनाम में आता है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, या निजवाचक है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक। निजवाचक क्या होगा, निजवाचक, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। और देखो इसमें ना निजवाचक में आप क्या क्या ले सकते हो, और निजवाचक में क्या क्या होता है, और जैसे खुद, स्वतः, स्वतः, स्वतः भी इसमें आता है, ठीक है, आप भी इसमें आता है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है,
थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? देखो, एक सेकंड, जो मेरे को डाउट, क्योंकि आप कमेंट करोगे इसमें आप कन्फ्यूज होंगे। आपकी जो सेंस ली गई है ना यहाँ पे, वो खुद को लेके ली गई है। जैसे आप अपने आप बोलते हैं ना, जैसे खुद और स्वतः, मतलब इस तरह से मैंने कहा है। वैसे जो आप होता है ना बेटा, आप जो होता है ना वो पुरुषवाचक, पुरुषवाचक में भी मध्यम पुरुष में आता है। तू, मैंने बताया था ना, तुम और आप, वो आप नहीं है। आप मतलब खुद के लिए जब इसकी मतलब बात की गई हो वाक्य में, आगे बताऊंगा कोई भी वाक्य ऐसा आएगा। तो अगर सिर्फ आप, जैसे मैं बोलता हूं कि आपको वहां जाना है, तो वो आप जो है ना, आपको मतलब किसी और को बोल रहा हूं कि आपको वहां जाना है, तो मतलब वहां पे क्या आएगा, वहां पे वो पुरुषवाचक में जाएगा, वहां पर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि यह मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने आप ही करना पड़ेगा, यहाँ मुझे अपने आप करना पड़ेगा, तो जो आप है ना वो मैं खुद के लिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वाक्य में प्रयोग कर रहा हूँ। आशा करता हूँ समझे होंगे। छोटी छोटी चीजें इनको ध्यान में रखना है आपने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 20। थोड़ा किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक है, गुणवाचक है, अनिश्चित परिमाणवाचक है या सार्वनामिक? देखो, संख्यावाचक में मैंने बताया था आपको, वहां पे 7, 7, 8, 9 इस तरह से आपको दिया होता है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग अच्छी सी नहीं, जैसे 7, 8 इस तरह से लिखा होता है, मतलब वहां पे संख्या बताई होती है। गुणवाचक मतलब जो किसी गुण के बारे में बता रहा हो। अनिश्चित परिमाणवाचक, देखो कुछ और थोड़ा, देखो थोड़ा है ना, मैं बोल रहा हूँ ना, एक मैंने बोला कि भाई मुझे 1 किलो अमरूद चाहिए, या मैं मांग रहा हूँ जो दुकानदार है कि मुझे 1 किलो क्या करो, अमरूद दे दो, ठीक है। जब मैंने 1 केजी यहाँ पे बोला ना कि 1 किलो चाहिए, तो मतलब इसमें क्या हुआ, निश्चित निश्चित परिमाणवाचक बोला, मैंने निश्चित बताया कि भाई ये 1 केजी चाहिए मुझे। और अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे कुछ अमरूद दे दो, मतलब थोड़े अमरूद दे दो, तो मतलब उसमें अनिश्चितता है कि थोड़े में क्या है भाई, वो 2 भी दे सकता है आपको, 3 भी पकड़ा सकता है आपके हाथ में, वो 4 किलो दे सकता है आपको, समझ रहे हो। मतलब थोड़े में अनिश्चितता है ना वो, कि मुझे थोड़े दे दो, तो ये अनिश्चित परिमाणवाचक में जाएगा। आशा करता हूँ समझे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है, उसने घर जाकर पढ़ाई की, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है भाई? कर्मक है, अकर्मक है, संयुक्त है, सहायक है? कुछ चीज ऐसी होती है क्रिया के लिए, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ ना आपको, मैंने इतने ही प्यारे तरीके से आपको मतलब समझाया हुआ है ना, जो संपूर्ण हिंदी की जो हमारी प्लेलिस्ट है ना, अगर आप विजिट करेंगे वहां पे ना, मैंने एक टेक्निक दी है आपको कि क्या और कौन, क्या कौन किसको इस तरह से क्वेश्चन करना है, किससे, क्रिया से। अगर आपको आंसर मिल जाता है तो वो कर्मक है, अगर नहीं मिलता है तो वो अकर्मक है। समझ रहे हो मेरी बात को? आशा करता हूँ समझे होंगे। पर इसमें क्या होगा, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा, क्योंकि कुछ वाक्य ऐसे होते हैं उनको देख के पता चलता है कि उसने घर जाकर पढ़ाई की ना उसने, मतलब कुछ एक्शन हुआ होगा, तो एक्शन हुआ तो उस कर्मक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। होंठ किस वचन में है भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए इसको भाई आप, ठीक है। मेरे को स्टार नहीं आता बनाने, ड्राइंग मेरी बहुत बेकार सी है, उसके लिए माफी चाहूंगा, ठीक है। यहाँ पे होंठ किस वचन में है भाई? एक वचन, बहुवचन, द्विवचन, अपूर्ण वचन? आप ईमानदारी के साथ खुद पहले कमेंट कीजिएगा अपने दिमाग से सोच के कि क्या होगा इसका। भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जाएगा। होंठ को ना, होंठ होंठ हमेशा क्यों क्यों लेते हैं इन सब चीज़ों को? क्योंकि होंठ हमारे दो होते हैं, होंठ का जो पेयर है ना वो दो है। अब आप बोलोगे सर होंठो, वो तो हम होंठो बोल देंगे इसको, बहुवचन करके बताओ मुझे। अगर आप इन चीज़ों का बहुवचन करेंगे भी ना, तो आप कारक का प्रयोग करोगे, इससे पहले आप कारक का प्रयोग करोगे, अदरवाइज ऐसे नहीं हो सकता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो होंठ को हमेशा बहुवचन में लिया जाता है, ये आपने समझना है। और अगर आप इंग्लिश भी अगर आपने स्टडी की होगी ना, तो इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर से रिलेटेड होती है, जैसे होंठ हो गए, कुछ और चीज़ें होती हैं वो पेयर में जाती हैं, जो पेयर में जाती हैं उनको हम हमेशा जो है क्या करते हैं, उनको प्लूरल ही काउंट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? अब अलंकार से आपको क्वेश्चन आ गया भाई, ये अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपको आना भी चाहिए। ये उत्प्रेक्षा है, रूपक है, यमक है या उपमा है? इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। पहले तो आपको ऐसा पता होना चाहिए कि रूपक, जो हमारा रूपक अलंकार है वो है क्या। रूपक अलंकार का मतलब होता है जहां पे उपमेय पर उपमान का आरोप या कोई ऐसी चीज हो कि जो मतलब उपमेय मतलब उपमान का, जिसमें आरोप ही बोल सकते हैं, आरोप नहीं बोल सकते हैं, सही शब्द कुछ और होगा इसके लिए। जैसे मान लो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे जो एक बात कही गई कि एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, हित चातक तुलसीदास, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि जो मतलब तुलसीदास जी है ना, वो घनश्याम के लिए चातक बने हुए, किस चीज के लिए? कि एक भरोसा, बल, आशा और जो एक विश्वास है, राम रूपी श्याम घन के लिए जो है एक चातक बने हुए इसमें, ठीक है। तो इसमें रूप के अलंकार होगा, जो अलंकार करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो
ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। खोपड़ी खुजलाना, परेशान करना, सुगंधित होना, अपमानित होना या दुविधा में पड़ना। भाई ये करेक्ट आंसर ये जाएगा डी। कई बार आपने ना कुछ लोगों को देखा होगा ऐसे कि जब वो परेशानी में होते हैं ना या दुविधा में पड़ जाते हैं ना जब, तब या तो खोपड़ी खुजलाते हैं, कुछ लोग अपने नील जो होते हैं ना उनको चबाते हैं, है ना। कुछ लोग अपने जो जैसे अगर मैं बात करूँ तो अपने मुंह के ऊपर हाथ रख के ऐसे अंगूठी ऐसे हिलाते रहते हैं, वो ऐसे जब वो दुविधा में पड़ जाते हैं ना तो अपनी जो अंतिका है उसको ऐसे हिलाते रहते हैं ऐसे अंगूठी को, मतलब खोपड़ी खुजलाना इसका अर्थ क्या जाएगा, दुविधा में पड़ना। मुहावरे और लोकोक्तियाँ मैंने बताया था आपको कि ये कुछ मतलब उनका जो शाब्दिक अर्थ ना लेके, जो उनका शाब्दिक अर्थ होता है ना बेटा, शाब्दिक अर्थ को ना लेके जो उनका विलक्षित अर्थ होता है उसके आधार पर जो है हम चलते हैं। आशा करता हूँ समझे होंगे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। एक भारतीय आत्मा, ये आत्मा है भाई, इसमें आत्मा लिखा हुआ है अदत्मा, और यहाँ पे इस तरह से लिखा गया है ऐसे ऐसे, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, राइट। तो ये कौन से हैं? माखनलाल चतुर्वेदी है, रामधारी सिंह दिनकर हैं, सुमित्रानंद पंत है या मैथिली शरण है? नहीं, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। देखो वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, राइट। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये हमारी जो है वो फर्स्ट क्लास थी। अगर मैं क्लास की बात करूँ, धीरे धीरे हम क्या करेंगे, प्रश्नों का भी लेवल जो है, जो प्रश्नों का लेवल है उसको हम थोड़ा-सा हाई करते चलेंगे। मतलब हम इस तरह से चलेंगे कि इस तरह हम आपका जो कंटेंट है उसको हाई करते चलेंगे। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप सपोर्ट करेंगे। देखो हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया, आपकी जो लाइक है, शेयर है और जो कमेंट है, लाइक, शेयर, जो कमेंट है, वो हमें आपकी अटेंडेंस के बारे में बताते हैं और हमें एक मोटिवेशन देते हैं वो, कि हम जो आपके लिए चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं वो कहीं न कहीं आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है? मैं कमेंट में आपके मतलब आपके कमेंट का जो वेट ज़रूर करूँगा। मैं देखूँगा कि आपको कैसी लगी क्लास, और आप किस तरह से, मतलब क्या इसी तरह से आप पढ़ना चाहते हैं या कुछ और आपके कुछ क्वेरी है या कुछ आपका कोई मत है? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज़ ओपन फॉर यू। एंड आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, राइट? थैंक यू सो मच।